हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का तो ख्याल रख ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल वीडियो की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। मतलब आपके एग्जाम का वह प्रश्न जो 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जो संभावित प्रश्न है, जो हमारे हिसाब से जिज्ञेस है, जबकि एग्जाम में आ सकता है, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। तो दोस्त, पहले एक लाइन याद रखिएगा, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और डी ब्लॉक के सभी तत्व रंगीन यौगिक नहीं बनाते, याद रखिएगा। डी ब्लॉक के वे तत्व ही रंगीन यौगिक बनाते हैं जिसका डी ऑर्बिटल या तो अधूरा भरा रहता है, सीधे समझिए ना, जिनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, अधूरा भरा हुआ रहता है। हाँ, अगर डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर गया तो भी रंगीन यौगिक नहीं बनाएगा। अगर थोड़ा पूर्ण रूप से खाली हो गया तो भी रंगीन यौगिक का निर्माण नहीं करेगा। अब सवाल है कि रंगीन यौगिक क्यों बनाता है। तो दोस्त, समझना होगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसके पास डी ऑर्बिटल होता है, और डी ऑर्बिटल के जो डी में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा एकदम से बराबर होती है, एकदम से बराबर। इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। होता यह है कि जब कोई लिगेंड आता है तो ये 5 जो ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा बराबर थी उनकी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देता है, गड़बड़ कर देता है, और ये डी ऑर्बिटल 2 सेटों में बट जाता है, जिसमें से कुछ की ऊर्जा 3 ऑर्बिटल्स नीचे जिसकी ऊर्जा कम रह गई, और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए जिसकी ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब डी ब्लॉक के तत्वों पे जब आप प्रकाश डालते हैं तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके क्या करता है, तो निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से जंप करके उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, और इसी को डीडी संक्रमण के नाम से जाना जाता है। और यही निम्न से ऊपर जाने के क्रम में ही कलर दिखाई देता है। अब होता क्या है, जरा समझिएगा। होता यह है यहां पर कि जब आपने प्रकाश डाला किसी एलिमेंट पर तो सभी प्रकाश को अवशोषित नहीं किया, कुछ खास प्रकार के विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या किया, उसने अवशोषित किया, मैंने तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया और शेष को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, इमिट कर दिया, छोड़ दिया। तो रंग किस नजर का आता है, तो यौगिक के द्वारा का जो रंग होता है, अवशोषित जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, जिस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है उसी के संपूरक उसका रंग दिखाई देता है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि डी ब्लॉक के तत्व पे जब आप डालते हैं जो, तो निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, जिसके वजह से इसको डीडी ट्रांजिशन कहते हैं, और जिसके वजह से वो रंग नजर आता है। और स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आप बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स ला सकें, या इसमें कहीं ऑब्जेक्टिव अगर छुपा हुआ पूछ दिया जाए तो बना सकें, मैंने यहाँ लिख दिया इसको सही तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, एक बार लिख लेना है, समझ लेना है, और कहीं परेशानी हो तो आप मुझे बता देंगे एक बार, ओके। अब भाई दूसरा क्वेश्चन है कि फास्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके PCl5 बनाता है और PCl3 दोनों बनाता है, लेकिन जब वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करने जाता है ना तो केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। क्यों? तो इसका बड़ा छोटा सा जवाब है। जवाब ये है कि फास्फोरस के पास रिक्त डी ऑर्बिटल है, लेकिन नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। अब ये डी ऑर्बिटल होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तो उसको समझाना होगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, केवल वही एक लाइन लिख देने से नहीं हो पाएगा। तो देखिए, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है तो क्या हुआ, देखिए, जब ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हुए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसकी वैलेंसी हुई 3, तो वैलेंसी 3 का मतलब हुआ ये कि ये फास्फोरस अभिक्रिया करके PCl3 बना लेगा। इलेक्ट्रॉन 3 का मतलब कि वैलेंसी 3 हो गई दोस्त, वैलेंसी हो गई इसकी 3। अब क्या होता है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, उत्तेजित अवस्था में, तो चूंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है ऑलरेडी, तो क्या करता है कि 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 3d में। तो अब जरा देखिए, ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से जब फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि वैलेंसी कितनी हो गई इसकी हो गई वैलेंसी हो गई 5। ये भाई साहब, तो जरा देखिए ना आप, वैलेंसी 3 और 5 दोनों फास्फोरस का संभव है, तो क्यों नहीं PCl3 PCl5 दोनों बनाएगा, बताइए आप, बनाएगा ना जी, डेफिनेटली बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का जरा अम्ल का समस्या समझिए। नाइट्रोजन की समस्या यह है कि इस भाई साहब के पास डी ऑर्बिटल है, ये नहीं है। ये भाई, तो जिसके पास डी ऑर्बिटल था अपना इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करके वैलेंसी बढ़ा लिया, अपनी संयोजकता बढ़ा के फास्फोरस 3 से 5 कर सकता है। क्यों? कि उसके पास डी ऑर्बिटल है। लेकिन भाई साहब की मजबूरी समझिए, इनके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो इनकी वैलेंसी 3 है,
और तीने से इनको अफसोस तीने से इनको संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि ये NCl3 बनाएंगे, NCl5 नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी वैलेंसी 5 संभव नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? कि उसका जवाब ये है क्योंकि इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। इसे आप नोट करें। स्टूडेंट्स, हमने फिर से बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है सॉलिड स्टेट चैप्टर का कि शटकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आंसर तो लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्त। शटकी दोष में क्या होता है, जरा यहां देखिएगा कि जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे ये कंपोनेंट होते हैं, कोई क्रिस्टल वहां से निकल करके गायब हो जाता है, ठीक है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि अगर ये क्रिस्टल्स हैं, ये कंपोनेंट है, तो एक अपने जगह से हटता है और दूसरे अंतरकाशी पोजीशन पे जाकर के बैठ जाता है। तो सबसे पहले बात तो याद रखेंगे कि शटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। बात समझ आई? ये दोनों अगर सिमिलरिटी की बात करें तो शटकी दोष भी आयनिक कंपाउंड का दोष है और फ्रैंकल दोष भी आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। अब रहते हैं डिफरेंस की बात। तो दोस्त, शटकी दोष एक तरह का रिक्तिका दोष है, यहां से गायब हो जाता नहीं है घटक कण, कंपोनेंट जो आयन होते हैं। तो शटकी दोष एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, जबकि फ्रैंकल दोष में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं एक तरह का विस्थापन दोष। अच्छा, कुछ और बात बता देते हैं जो हमने वहां नहीं लिखा है। जहां से हटता है वहां पर देखिए, यहां तो रिक्तिका हो गई, और जहां पर गया वहां पे अंतरकाशी दोष। तो आप कह सकते हैं कि शटकी दोष में तो रिक्तिका दोष है, लेकिन शटकी दोष तो रिक्तिका दोष है, लेकिन जो फ्रैंकल दोष है उसमें एक ही साथ रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष दोनों ही उत्पन्न होते हैं। एक शटकी दोष के जब यहां से कंपोनेंट हट जाएगा तो यहां का इसका डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। तो शटकी दोष में ठोस के जो घनत्व होते हैं वो घट जाता है, और यहां से अगर कंपोनेंट वहां चला गया, सोचिए कि यहां से किताब उठा के वहां से किताब को वहां रख दे, तो आपके रूम में ना किताब की संख्या बढ़ी ना घटी। तो जो फ्रैंकल दोष होते हैं ना, उसमें ना घनत्व जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एज यूजुअल जैसे मेरा पहले रहता है वैसे बाद में रहता है। तो शटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व घटते हैं और फ्रैंकल दोष पे घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता फ्रैंकल दोष के कारण। अब आइए जरा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शटकी दोष किस तरह के आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो शटकी दोष उस आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसके जो धनायन और ऋणायन होते हैं उन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शटकी दोष उस तरह के कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसके धनायन और ऋणायन दोनों के साइज लगभग बराबर होते हैं या बराबर होते हैं। फ्रैंकल दोष किस में पाया जाएगा? जब धनायन और ऋणायन के साइज में बहुत ज्यादा का अंतर हो गया तो होता है। माने यूं समझ लीजिए, आपके और आपके दोस्त के बीच का जो रिलेशन है वो शटकी दोष की तरह है। आप लगभग हम उम्र के हो, लेकिन आपके और आपके पापा के बीच का जो रिश्ता है वो एक तरह का फ्रैंकल दोष की तरह है। पापा की उम्र बहुत ज्यादा है, सही बात है ना, आप तो नहीं कर सकते ना मैं थोड़ा ज्यादा उम्र का हूं, पापा थोड़े कम उम्र के हैं। क्या ये भी संभव है क्या कि आपके पापा ही कम उम्र के हों? तो दोस्त मैं बताना चाह रहा कि अगर आपके दोस्तों के बीच का जो रिलेशन है एक तरह के समझ जाइए कि बस मजाक कर रहा हूं, तो वो उसको शटकी दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके साइज बराबर या लगभग बराबर होते हैं शटकी दोष में, और फ्रैंकल दोष में बहुत ज्यादा का गैप होता है, डिफरेंस होता है। इसी साइज के गैप के कारण एक और डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। जरा देखिए, शटकी दोष में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं ना वो बहुत ही हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, एक बार आइए समझाने की कोशिश करते हैं। ये जैसे एक एटम है, इसे जितना एटम चिपक के डायरेक्ट है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहां पर जरा देखिएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाई दे कितना, 1 2 3 4 1 5। एक एटम अन्य जितने एटम से सटा रहा था उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया, ये आपका एक एटम से मान लीजिए 4, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हुआ और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ। अब सोचो ना कि आप हम उम्र के लोगों के साथ एकदम ठुसा के एकदम एक दूसरे चढ़ करके रह सकते हो, कहीं बैठना हो सोना हो तो सो सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाए, बहुत ज्यादा का गैप हो जाएगा तो वहां थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन करना होता है ना। तो शटकी दोष में जो उप सहसंयोजन संख्या होता है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं वो हाई होता है, और फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि उप सहसंयोजन संख्या हाई नहीं बल्कि वो लो होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ये दोस्तों। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दोनों को डिफरेंस लाते हैं दोनों में, जैसे NaCl है, KCl है, CaCl है, AgBr है। इसमें शटकी, तो ये आप जान लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है।
ये VBI है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस में सटकी दोष पाया जाता है। उसी तरह से फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया है इसमें फ्रैंकल दोष। आप फ्रैंकल दोष की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपको पहले से याद भी होगा कि ये जो AgBr है ये दोनों में है। तो दोस्त यहाँ पर एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा आयनिक कंपाउंड है जिसमें सटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। तो वो आयनिक कंपाउंड है AgBr। आप दिमाग में सेट रखिएगा। उसके बाद दोस्त हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख रखा है, इसको पहले मिटाते हैं फिर न्यूमेरिकल सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम मात्रा का कोई अवाष्पशील विलेय है। इसका मतलब कि हम अगर बात करें कि गिवन क्या क्या है जरा तो देखेंगे। तो W2 जो पदार्थ घुलता है उसको W2 कहते हैं NCERT के बुक के अकॉर्डिंग। तो यह 10 ग्राम, कितना ग्राम में घुला हुआ है, तो W1 है 100 ग्राम में घुला हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। क्वथनांक माने डेल्टा TB कितना है, तो 1 डिग्री C है। उसके बाद क्या निकालना है, तो आपको निकालना है, अच्छा KB का भी वैल्यू दिया हुआ दोस्त, हमेशा बुक में दिया रहेगा ये क्वेश्चन में 2.53 यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको निकालना है M2 बराबर वाट। अच्छा, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ठीक है, हमें निकालना है कहाँ गया M2, तो इसलिए M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। M2 इक्वल टू हो गया KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। KB का वैल्यू हो गया, KB का वैल्यू 2.53, W2 का मतलब है 10 ग्राम इंटू 1000 बटा यह 1 और ये हो गया 100। बहुत आसान सा कैलकुलेशन हो गया है, जरा देखिए 100 ही है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 253, और ये ग्राम पर मोलर मास है ना, तो ग्राम पर। इस तरह से दोस्त ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में। आपकी एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का, पढ़ाई का, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।